हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपका एयर होता है, यानी जो आपका कान होता है, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो साउंड को या साउंड के जो सिग्नल्स होते हैं उसे हमारे माइंड तक यानी हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएशन, यानी आयाम, समय अंतराल और आवृत्ति किसी भी जो आपकी वाइब्रेशन होती है यानी कंपन होती है, उसमें ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाइब्रेशन की यानी कंपन की, तो आप ये जानते हैं या हमने ये पढ़ा है कि कंपन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, यानी जब भी कोई वस्तु आगे पीछे एकदम मूव करती है, कोई भी वस्तु है, चाहे वो जैसे कि आपका रबड़ बैंड है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब हम इसे रबड़ बैंड को, जैसे कि रबड़ बैंड है सपोज, तो हम इसे जब खींचते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम खींचते हैं तो फिर छोड़ देते हैं, तो जो ये रबड़ बैंड है ये आगे पीछे इस तरीके से एकदम एकदम मूव करने लग जाता है, आगे पीछे मूव करते हैं, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं यानी कंपन कहते हैं। बेसिकली अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, कंपन की बात करें, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलन गति। अब अगर हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन की, तो ऑसिलेटरी मोशन कौन से होते हैं, जिन बॉडीज में वाइब्रेशन होता है, यानी जो आगे पीछे मूव करते हैं, यानी पहले वो जहाँ पे उसे प्लग किया वो उस तरफ मूव किया, उस तरफ उसने गति करी, फिर मीन पोजीशन में आया, फिर अपने बैक पोजीशन में, फिर मीन में, फिर आगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होती है, कोई वस्तु होती है, इस प्रकार से कंपन करती है। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि जो एक दोलन होता है, यानी एक सेकंड में कितने कोई भी वस्तु दोलन यानी ऑसिलेशन कर सकती है, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगर हम बात करें दोलन की, तो दोलन क्या होता है, अगर हम इसको समझे तो हम एक पेंडुलम के माध्यम से समझ सकते। जैसे ये पेंडुलम है, ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन है, हमने इसे खींचा और इस पोजीशन तक लेके आए, यानी इस स्थिति तक इसे लेके आए। अब हमने छोड़ा, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा, यानी जो इसकी पहली स्थिति थी वहां तक ये पहुंचेगा, फिर ये आगे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर क्या करेगा, ये वापस आएगा मेन पोजीशन में, फिर इधर जाएगा। तो अगर हम बात करें एक ऑसिलेशन यानी एक साइकिल की या एक दोलन की, तो वो कौन सी प्रोसेस है, जब जो आपका ये पेंडुलम है पोजीशन ए में था, फिर वो बी में गया, फिर सी में, फिर वापस बी में, फिर वापस ए में, तो इसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं, यानी एक दोलन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, कंपन की बात करें, तो कोई भी वस्तु कंपन करती है, कैसे करती है, जब वो इस तरीके से पीछे गई, फिर मेन पोजीशन में आई, फिर वापस आई, फिर मेन पोजीशन में आई, फिर पहली पोजीशन में चली गई, पहली स्थिति पे चली गई, तो ये क्या होता है, इसका एक ऑसिलेशन यानी एक दोलन होता है। अब अगर हम इस ऑसिलेशन की बात करें, अगर हमारे पास, हमें ये पता है कि कोई भी, जैसे कि ये रबड़ बैंड है, सपोज ये जो है एक सेकंड में 20 दोलन करता है, कितने दोलन करता है, 20 दोलन अगर ये करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन,
यानी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु कितने दोलन या कितने ऑसिलेशन कर सकती है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या उसकी आवृत्ति कहते हैं। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें यानी आवृत्ति की बात करें, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। यानी जब भी आप फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं तो हर्ट्ज के माध्यम से दर्शाते हैं। किसके माध्यम से दर्शाते हैं? हर्ट्ज के। अगर हम एक हर्ट्ज की बात करें तो एक हर्ट्ज क्या होता है? एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में। यानी जब एक दोलन 1 सेकंड में होता है तो हम क्या कहते हैं कि जो वस्तु है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है वो 1 हर्ट्ज है। अब हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो है एम्पलीट्यूड यानी आयाम। अगर हम एम्पलीट्यूड को समझें तो एम्पलीट्यूड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपका क्या है? रबर बैंड है। आपने इसे खींचा तो ये अपनी मेन पोजीशन से या वास्तविक स्थिति से कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना विस्थापन हुआ, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका ग्राफ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की। तो मीन पोजीशन कौन सी है? ये क्या है? आपकी मीन पोजीशन है। अगर हम इस केस में एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी जो सबसे अधिक विस्थापन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड यानी आयाम। इसी तरीके से इस केस में ये क्या है? एम्पलीट्यूड है यानी आयाम। तो इसका मतलब ये है जब भी कोई वस्तु कंपन करती है या वाइब्रेशन करती है तो अपनी मीन पोजीशन से जितना उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है यानी सबसे ज्यादा जो उसका विस्थापन होता है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज द मेजर ऑफ हाइट ऑफ द वेव। अगर हम एम्पलीट्यूड यानी आयाम की अगर हम बात करें तो जो आयाम होता है वो क्या बताता है? वो वेव की, जैसे कोई भी वेव है उसकी हाइट दर्शाता है। The amplitude of a sound wave can be defined as the loudness or the amount of maximum displacement of vibrating particle of the medium from their mean position when sound is produced. अब जैसे कि हमने अभी समझा कि आयाम क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी जो सबसे अत्यधिक जो विस्थापन होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या दर्शाता है? किसी भी साउंड या कोई भी वाइब्रेशन के कारण जो साउंड हो रही है उस पर, यानी कोई भी जो कंपन है उसके कारण जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसकी लाउडनेस यानी वो कितनी लाउड है, कितनी तेज है या कितनी जो है हल्की है, ये वो दर्शाता है। अगर इसको हम समझें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम पहला केस देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एम्पलीट्यूड काफी कम है, आयाम बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? नीचे वाले ग्राफ के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ऊपर वाली ध्वनि है या ऊपर वाली जो साउंड है ये क्वाइटर है ज्यादा। कैसी है? क्वाइटर है। वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करें तो इस केस में जो ध्वनि है वो कैसी है? तेज है, लाउड है। क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं आयाम क्या है? ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें पहले केस की, उसमें आयाम कम है। इससे हमें ये पता चला कि ये जो ध्वनि है वो कैसी है? क्वाइटर है। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है लाउडनेस एंड पिच, यानी लाउडनेस क्या होती है और पिच क्या होती है, ये हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है? एक स्टील का टम्बलर यानी ग्लास लेना, ठीक है। ये जैसे कि ये है, आपको एक स्टील का ग्लास लेना है। उसे फिर किसी चम्मच से आपको इस तरीके से उस पर स्ट्राइक करना है, उसे पीटना है।
अब जैसे ही आप उसे पीटेंगे, आप ये जानते हैं उससे ध्वनि उत्सर्जित होगी, यानी साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और जो आपका ग्लास है वो वाइब्रेट करेगा, यानी कंपन करेगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक इस तरीके से आपको एक जो थर्माकोल की बॉल है उसे किसी धागे से या किसी तार से आपको इस तरीके से बांध दें। अब इस थर्माकोल की बॉल को उस कंपित ग्लास या जो आपका टम्बलर है, जो वाइब्रेटिंग टम्बलर है, उसके पास लेके आना। तो जैसे ही आप इस थर्माकोल की बॉल को उसके पास लेके आएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपकी थर्माकोल की बॉल है वो भी वाइब्रेट करने लगी। क्या करने लगी है, वाइब्रेट करने लगी है। और इस वाइब्रेशन का अगर आप एम्पलीट्यूड देखेंगे तो वो आपको इजीली विजिबल होगा, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रही है तो आपको पता चलेगा कि वो कितना उसका आयाम है, कितना वो डिस्प्लेस हो रही है अपनी पोजीशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से यही करना है, आपको उस ग्लास टम्बलर को जब वो रुक जाए आपको बहुत तेज से, बहुत जोर से चम्मच से उसको पीटना है या स्ट्राइक करना है। फिर आपको इस थर्माकोल की बॉल को इसी तरीके से फिर से इसके पास लेके जाना है। अब आपको एम्पलीट्यूड को, यानी जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, जो कि आपका जो ये ग्लास है इसमें जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है, जो कंपन उत्पन्न हुई है, उसके कारण जो ये थर्माकोल का जो बॉल है उसमें जो कंपन उत्पन्न हुई है उसको ऑब्जर्व करना है। पहला केस, जब आप बहुत तेजी से, यानी आप हार्डली या बहुत तेजी से जो है स्ट्राइक करेंगे। दूसरा, आपको पहले केस से क्या करना है, कम तेजी से स्ट्राइक करना। ठीक है, अब पहला आपको इसको ऑब्जर्व करना है, फिर आप दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से स्ट्राइक करेंगे इस टम्बलर में। अब जब आप सेकंड केस में इसको स्ट्राइक करेंगे, इस जो ये आपका स्टील का जो ग्लास है इसको आप जब दोबारा से पीटेंगे तो आपको हल्के से पीटना, फिर ये वाइब्रेट करेगा। फिर से आपको थर्माकोल की बॉल इसके पास लेके आनी है और फिर से आपको क्या करना है, जो वाइब्रेशन है उसके एम्पलीट्यूड को ऑब्जर्व कर। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपने इस ग्लास को बहुत तेजी से पीटा तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा था, वहीं जब आपने इस ग्लास को धीरे से पीटा तो एम्पलीट्यूड आपको कम दिखाई। यानी जब आप तेजी से इसे पीट रहे हैं आपको साउंड ज्यादा सुनाई दे रही है, ध्वनि ज्यादा सुनाई दे रही है और जो आयाम है वो भी ज्यादा है। वहीं जब आप इसे आराम से पीटते हैं तो ध्वनि आपको कम सुनाई दे रही है और आयाम भी आपका कम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी जो ध्वनि होती है, कोई भी जो साउंड होती है, उसका जो लाउडनेस है कि वो कितनी तेज होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, यानी आयाम पे। यानी एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन की ऐसी क्वांटिटी है जो कि लाउडनेस से कनेक्टेड है। अब अगर हम बात करें कि जब आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो जो वॉइस होगी, जैसे कि अभी हमने देखा एम्पलीट्यूड ज्यादा था, आवाज तेज आ रही, एम्पलीट्यूड कम था, आवाज धीमे आ रही। तो यानी कि व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, यानी जब एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, कंपन का जो आयाम है, वो क्या है, ज्यादा है, तो जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है या ध्वनि जो उत्सर्जित हो रही है वो भी ज्यादा है, यानी लाउड है। इसी तरीके से व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, यानी जब एम्पलीट्यूड कम है, जब आयाम कम है, द साउंड प्रोड्यूसेस फीबल, तो जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो हल्की। तो बेसिकली इसको आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम किसी क्वाइट आवाज की या धीमी आवाज की बात करें तो आप देख सकते हैं इस आवाज का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है,
और अगर हम बात करें लाउड यानी तेज आवाज की, तो ऐसी आवाज जो होती है, ऐसी ध्वनि जो होती है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। यानी जो लाउडनेस है साउंड की, वो किस पे डिपेंड करती है? वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे, कंपन के आयाम। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो जैसे कि अभी हमने समझा, आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में कितने दोलन हुए, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए हैं, ये उस ऑब्जेक्ट की या वो जो आपका वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है, यानी उसकी आवृत्ति को शो करता है। अब अगर हम बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी या जितनी कम होगी, उसी के ऊपर जो आवाज की श्रिलनेस है या पिच है वो डिपेंड करती है। जैसे कि हम इसके लिए एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर हम बात करें किसी ड्रम की, तो जब भी आप किसी ड्रम की आवाज सुनते हैं, आपने ड्रम की आवाज सुनी होगी, तो जो ड्रम होता है उसकी आवाज कैसी होती है? उसकी जो आवाज होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, उसकी आवाज थोड़ा सा फ्लैट आती है। वहीं अगर हम किसी सीटी की आवाज सुने, जब सीटी को बजाया जाता है तो उसकी आवाज श्रिल होती है, उसका पिच ज्यादा होता है। उस क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी विसल होती है या सीटी होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है। तो यानी कि अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, किसकी? फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या दर्शाती है कि कोई भी वॉइस या कोई भी जो आवाज है, कोई भी जो ध्वनि है वो कितनी श्रिल है, यानी उसका पिच कैसा है। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो अगर किसी भी वस्तु की, उसके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो ज्यादा होगी, तो जो ध्वनि होगी वो श्रिल होगी, यानी उसका पिच ज्यादा होगा। वहीं अगर जो ध्वनि है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसके वाइब्रेशन की जो आवृत्ति है वो कम होगी, तो उसका जो पिच होगा वो भी कम होगा। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिचनेस ऑफ अ साउंड, यानी जो आवृत्ति होती है, किसी भी ध्वनि की आवृत्ति उसकी श्रिलनेस या पिच को दर्शाती है। If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. अगर किसी भी ध्वनि की जो वाइब्रेशन है या कोई भी जो वाइब्रेशन है, अगर वो ज्यादा है, हायर है, ज्यादा है, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी, जो साउंड जो उत्पन्न होगी वो श्रिल होगी, और इसकी जो ध्वनि होगी उसकी जो पिच होगी वो हायर पिच होगी, यानी ध्वनि कैसी होगी? श्रिल होगी अगर आवृत्ति ज्यादा है, और पिच क्या होगी? हाई होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर ध्वनि की आवृत्ति कम है या वाइब्रेशन की जो आवृत्ति है, जो आपका वाइब्रेशन है, कंपन है, उसकी जो आवृत्ति है वो अगर कम है, वी कैन से दैट द साउंड हैज लोअर पिच, तो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि की जो पिच होती है वो कम हो सकती है। क्या होगी? कम हो, ध्वनि की पिच कम होगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें वॉइस के लिए, या जो ह्यूमन बींग्स में जो आवाज होती है, तो ये देखा गया है कि जो वुमेन्स की आवाज होती है, यानी औरतों की जो आवाज होती है, वो ज्यादा श्रिलर होती है। कैसी होती है? ज्यादा तीक्ष्ण होती है, ज्यादा तीखी होती है। किसके कंपैरिजन में? मैन के, क्योंकि उनकी जो आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जो वुमेन्स होती है, औरतें होती है, उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यही कारण है कि उनकी आवाज की पिच ज्यादा होती है या वो श्रिलर होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी, यानी ज्यादातर औरतों की जो आवाज होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, एंड इज श्रिलर देन दैट ऑफ अ मैन,
और ये कैसी होती है, ज्यादा तीखी होती है, यानी औरतों की आवाज ज्यादा तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है, किससे, मेन से। तो अभी हमने जो वाइब्रेशन है उसके कुछ गुण विशेषताएं देखी। अब हम बात करते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि के बारे में। अब अगर हम ये बात करें कि कोई भी ध्वनि जो ह्यूमन बींग्स को सुनाई देती है या नहीं सुनाई देती है, उसकी रेंज क्या हो। अगर हम बात करें ऐसी ध्वनि की, ऐसी साउंड की जिसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, जिसे आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन की होती है, यानी वो 1 सेकंड में 20 बार, कितने बार, 20 बार अगर वो दोलन करती है, वो ध्वनि 1 सेकंड में 20 बार दोलन करती है, तो ऐसी ध्वनियां जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको सुनाई देती है। या हम ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज या ऐसी ध्वनियां जो 1 सेकंड में 20 दोलन या ऑसिलेशन करती हैं, इनसे ऊपर ये और इससे ऊपर की रेंज की जो ध्वनियां होती है वो ह्यूमन बींग्स यानी मानव को सुनाई देती है, और ऐसी ध्वनियों को हम ऑडिबल साउंड यानी श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 सेकंड में ये 20 ऑसिलेशन यानी 20 दोलन कर रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज से ज्यादा। यानी जो ह्यूमन एयर होता है, मानव कान होता है, वो ऐसी ध्वनियों को डिटेक्ट करता है, ऐसी ध्वनियों को वो सुन पाता है जो 20 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई भी ध्वनि है जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति 20,000 वाइब्रेशन है या 20,000 ऑसिलेशन है 1 सेकंड में, कितनी है, 20,000 ऑसिलेशन है 1 सेकंड में, यानी ये इस ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज है या 20 किलो हर्ट्ज है। तो ऐसी जो फ्रीक्वेंसी है, इससे नीचे की जो फ्रीक्वेंसी की जो वॉइस है या ध्वनियां हैं या जो आपके साउंड है, वो ह्यूमन बींग्स को सुनाई देती है या मानव का जो कान है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है, उसे सुन पाता है। तो ऐसी ध्वनियों को भी हम ऑडिबल रेंज में मानते, यानी ऐसी ध्वनियां जो आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज की जो ध्वनियां होती है, इन ध्वनियों को जो मानव कान होता है या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सुन पाते। तो ऐसी ध्वनियों को हम श्रव्य ध्वनियां या फिर ऑडिबल साउंड्स कहते हैं, और इस ध्वनियों को ह्यूमन एयर सुन पाते। अब अगर हम बात करें इनऑडिबल साउंड की, तो अगर हम बात करें अश्रव्य ध्वनि की या इनऑडिबल साउंड की, तो ऐसे साउंड्स या ऐसी ध्वनियां यानी कि ऐसी साउंड्स या ऐसी ध्वनियां जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की होती है और 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी की होती है, यानी इससे अगर ये ज्यादा है या इससे अगर ये कम है, तो ऐसी जो ध्वनियां होती हैं इसे हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं, यानी अश्रव्य जो ध्वनि है वो कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इन साउंड को या इस रेंज की जो साउंड होती है जो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की रेंज की होती है, ऐसी ध्वनियों को ह्यूमन एयर या मानव के जो कान है वो सुन नहीं पाते। The fact is that sound of frequency less than about 20 vibration per second यानी 20 हर्ट्ज cannot be detected by human ear। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति 20 वाइब्रेशन प्रति सेकेंड यानी 20 हर्ट्ज से कम की होती है, उसे मानव कान सुन नहीं पाते।
Such sounds are called inaudible. ऐसी ध्वनियों को हम inaudible sounds कहते हैं. On the higher side, sounds of frequency higher than 20,000 hertz. 20,000 hertz या 20,000 vibration per second, 20 kilohertz are also not audible to human. और इसी तरीके से अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उनकी अगर हम बात करें तो उसमें भी जो आपकी 20,000 हर्ट्ज की जो 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो ध्वनियां होती है उसे भी ह्यूमन बीइंग सुन नहीं पाते हैं, ठीक है. तो ये भी आपके क्या होती है, इनऑडिबल साउंड हो. दस for human ear the range of audible frequency is roughly 20 to 20,000 hertz. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम मानव कान यानी ह्यूमन एयर की बात करें तो ह्यूमन एयर के लिए जो ऑडिबल रेंज होती है ध्वनि की, साउंड की, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20,000 किलो हर्ट्ज होती है. अब अगर हम बात करें इन फ्रीक्वेंसीज की तो कुछ जो फ्रीक्वेंसी होती है जैसे कि आपकी जो हायर देन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको कुछ एनिमल सुन पाते हैं यानी कुछ जानवर सुन पाते हैं. जैसे कि आपका डॉग होता है, ये इस तरीके की जो ध्वनि होती है उसको सुन पाता है. Some animals can hear sound of frequency higher than 20,000 hertz. Dogs have this ability. The police use high frequency whistles which can hear but human cannot hear. Which dogs can hear but human cannot hear. यानी जो पुलिस होती है वो क्या करती है, वो ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी की विसल यानी सीटी का उपयोग करती है जिसको सिर्फ डॉग्स सुन पाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स सुन नहीं पाते. इसी तरीके से अगर हम 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका जो उपयोग होता है वो अल्ट्रासाउंड में किया जाता है. यानी अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट में इसका उपयोग किया जाता है जिसमें जो बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रैक किया जाता है. और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है किससे, 20,000 हर्ट्ज. The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems work at frequency higher than 20,000 hertz. तो अब हमने ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड क्या होती है ये समझ लिया है. अब हम बात करते हैं साउंड और नॉइस और म्यूजिक की. इसकी बात करते हैं नॉइस की और म्यूजिक की. अगर हम बात करें तो आप नॉइस किसे कहते हैं, बेसिकली जब हम नॉइस यानी शोर की बात करते हैं तो हम ऐसी ध्वनि की बात करते हैं जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती यानी अनप्लेजेंट होती है. इसी तरीके से अगर हम नॉइस की बात करें, म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कैसी साउंड होती है जो हमारे कानों को अच्छी लगती है. अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस. यानी जो अनप्लीजेंट साउंड होती है उसको हम नॉइस कहते हैं.
तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड के बारे में समझेंगे। तो एम्पलीट्यूड होता क्या है? एम्पलीट्यूड जो होता है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयाम। तो अगर हम आयाम की बात करें यानी एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड होता क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, यानी वास्तविक स्थिति से जो सबसे ज्यादा या जो अत्यधिक विस्थापन होता है उसे हम एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं। तो अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, कंपन की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि जो वाइब्रेशन यानी कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, यानी दोलन गति है, ऑसिलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन कैसी मोशंस होते हैं या वाइब्रेशन कैसी मोशन होती है? टू एंड फ्रो मोशन, यानी आगे पीछे मूव करना। मतलब कि जब भी हम किसी भी वस्तु को वाइब्रेशन में कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो, जैसे कि आपका ये रबड़ बैंड, ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो कैसे करता है ये? आपने इसे खींचा, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, फिर ये अपनी मीन पोजीशन में आया, फिर ये आगे डिस्प्लेस हुआ, फिर मीन पोजीशन में आया, फिर वापस चला, ठीक है, अपनी मतलब जो पहला जो विस्थापन था वहां तक पहुंचे। तो ये क्या होता है? आपका वाइब्रेशन होता है। और इसमें क्या हो रहा है? दोलन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो ये वस्तु है या जो भी ये रबड़ बैंड है या कोई झिल्ली है, तो पहले वो पीछे मूव करा उसने, फिर मीन पोजीशन में आई, फिर आगे मूव किया, यानी पीछे आगे मूव कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन यानी कंपन कहते हैं। और इस मोशन को यानी इस गति को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब अगर हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करें, क्योंकि वाइब्रेशन क्या है? आपका ऑसिलेटरी मोशन है, तो इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी जो जैसे कि ये रबड़ बैंड है, इसने अपनी मीन पोजीशन से कितना सबसे ज्यादा या अत्यधिक विस्थापन किया है, उसे हम इसका आयाम कहते हैं, यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, किसकी बात करें? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की अगर हम बात करें, तो आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में कितने दोलन हुए, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए हैं, ये उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी को यानी आवृत्ति को दर्शाता है। जैसे कि अगर ये रबड़ बैंड एक सेकंड में दो ऑसिलेशन या दो दोलन करता है, दो दोलन यानी ये पीछे गया, मेन पोजीशन में आया, इधर गया, इस पोजीशन से फिर मेन पोजीशन में आया, फिर वापस जो है इस पोजीशन में चला गया, तो ये एक साइकिल हो गई या एक ऑसिलेशन हो। तो अगर ये इसी तरीके से एक सेकंड में दो बार ऑसिलेशन या दो दोलन करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वस्तु की या इस रबड़ बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है, यानी 2 हर्ट्ज। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए हैं, ये होती या इसे दर्शाती। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी को हम जो है हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, यानी इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है। अगर हम 1 हर्ट्ज की बात करें, तो 1 हर्ट्ज क्या होता है? एक सेकंड में अगर एक दोलन हुआ है, एक ऑसिलेशन हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है वो 1 हर्ट्ज की। The to and fro motion of an object is known as vibration, यानी बैक फोर्थ या आगे पीछे मूव करने को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं, यानी कंपन कहते हैं। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम दोलन गति भी कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी एक सेकंड में कितने दोलन हुए हैं, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, कंपन की फ्रीक्वेंसी या दोलन की या ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज
फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में दर्शाते हैं। 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में, इसको हम 1 हर्ट्ज कहते हैं। अब अगर हम आयाम यानी एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज मेजर ऑफ हाइट ऑफ द वेव। यानी अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, आयाम की अगर हम बात करते हैं, तो आयाम क्या होता है? किसी भी साउंड वेव की, कोई भी साउंड वेव है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक जो विस्थापन होता है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम आयाम की बात करें, तो जो आयाम होता है वो किसी भी ध्वनि का लाउडर होना, यानी वो लाउड है या क्वाइट है, ये दर्शाता है। जितना ज्यादा किसी भी वाइब्रेशन का आयाम होगा, फ्रीक्वेंसी जो साउंड है वो उतनी ज्यादा लाउड हो। अगर वाइब्रेशन कम है, उसका आयाम कम है, तो जो ध्वनि होगी यानी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो हल्की साउंड या फीबल साउंड प्रोड्यूस होगी। यानी अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, तो एम्पलीट्यूड क्या दर्शाती है? किसी भी ध्वनि का लाउडनेस, कि वो कितनी तेज है। यानी अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो ध्वनि ज्यादा तेज है, अगर कम एम्पलीट्यूड है तो ध्वनि कम या हल्की है या क्वाइट है। The amplitude of a sound wave can be defined as the loudness or the amount of maximum displacement of vibrating particles of the medium from their mean position when the sound is produced. यानी अगर हम आयाम की बात करें, यानी कोई भी जो ध्वनि है, ध्वनि तरंग है, उसका जो आयाम होता है, इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये किसी भी ध्वनि की लाउडनेस या उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो सर्वाधिक या अत्यधिक जो विस्थापन है, सर्वाधिक विस्थापन जो है उसके मीन पोजीशन से, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशन के बारे में समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने आज लाउडनेस के बारे में भी समझा, पिच क्या होती है, तीक्ष्णता क्या होती है, ये भी हमने समझा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। हमने ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में भी समझा है कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं और किस रेंज की ये ध्वनियाँ होती हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।